नमस्कार दोस्तों, एमबी वेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कजारिया क्रीमिक्स के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हम करते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस और देखेंगे कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके बिजनेस एनालिसिस की और देखेंगे कंपनी का बिजनेस क्या है जो कि आपको पता है लगभग। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस की और देखेंगे चार्ट के ऊपर कंपनी की क्या सिचुएशन है, कहाँ पे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस है और कहाँ पे इसकी बाइंग लेवल हो सकती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे प्राइस फोरकास्ट की कि आने वाले समय के अंदर कंपनी कैसा रिटर्न दे सकती है। और दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे कि इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर बाई करना चाहिए तो क्यों बाई करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कजारिया क्रीमिक्स लिमिटेड ये फिलहाल 750 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके 52 वीक हाई और लो की तो दोस्तों इसने अपना लो बनाया था 295.55 रुपये के आसपास जो कि 19 मई 2020 को बनाया था। अगर हम बात करते हैं इसके हाई की तो इसने अपना हाई बनाया है 15 जनवरी 2021 को लगभग 760 रुपये के आसपास 759.50। अब बात करते हैं दोस्तों इसके रिटर्न्स की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कंपनी ने अपने 1 मंथ के अंदर रिटर्न दिया है 11.21%। 3 मंथ की बात करते हैं तो 42.73% का रिटर्न दिया है। अगर हम बात करते हैं 6 मंथ की तो 92% का रिटर्न कंपनी ने दिया है लास्ट 6 मंथ के अंदर। अगर 1 ईयर की देखते हैं तो 36%, अगर 2 ईयर की देखते हैं तो 41%, अगर हम 5 ईयर की देखते हैं तो 61%। तो मतलब रिटर्न के मामले में कंपनी काफ़ी शानदार है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स की। जैसे कि आपको पता है कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 11,991 करोड़, लगभग 12,000 करोड़ की कंपनी है। उसके बाद इसका ईपीएस देखते हैं अर्निंग पर शेयर तो वो है 10.88 के आसपास। अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस अर्निंग रेशियो की तो दोस्तों वो है लगभग 69.26 जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर हम बात करते हैं इसकी बुक वैल्यू की तो दोस्तों वो है 111.76 इसकी बुक वैल्यू है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इसके प्राइस टू बुक वैल्यू जो कि 6.74 है जो भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कंपनी का डिविडेंड यील्ड कि कंपनी की डिविडेंड यील्ड कैसी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 0.40% जो कि काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के फ्यूचर की। तो आपको पता है कि अगर किसी कंपनी का फ्यूचर जानना है तो उसकी 4 चीज़ें जानना बहुत जरूरी होती हैं: सेल्स, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 2011 के अंदर मार्च के अंदर कंपनी की जो सेल्स थी वो 953 करोड़ थी और अभी जो मार्च 20 के अंदर कंपनी की सेल्स हो गई है 2800 करोड़ के आसपास। तो मतलब काफ़ी अच्छा ग्रोथ सेल्स के अंदर दिखाया है। और दोस्तों चार्ट के ऊपर आप देख भी पा रहे हो कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार रही है और लगातार रही है। ऐसा नहीं कि किसी साल कंपनी की सेल्स कम हो गई है या ग्रोथ कम हो गई है, उसके नेट प्रॉफिट कम हो गया हो या सेल्स ज़्यादा हो गई हो या कम हो गई हो, ऐसा नहीं है। लगातार कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर हम बात करते हैं 2020 की तो वहाँ पर कंपनी की जो सेल्स में थोड़ा सा डिग्रोथ हुई है, क्योंकि अगर मार्च 19 में देखते हैं तो कंपनी की जो सेल्स है वो 2956 करोड़ की थी। अगर मार्च 20 में देखते हैं तो 2808 लगभग 2800 करोड़ की है। तो यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स है उसके अंदर डिग्रोथ हुआ है। उसके बाद बात करते हैं एक्सपेंस। कंपनी ने एक्सपेंस भी कम किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मार्च 19 के अंदर कंपनी का एक्सपेंस था 2500 करोड़ के आसपास जो कि 2391 में लगभग 2400 करोड़ के आसपास एक्सपेंस रह गया है। तो लगभग 100 करोड़ की कंपनी ने एक्सपेंस भी कम किए हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो मार्च 19 के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 454 करोड़ और जो 2020 में हो गया है 416 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो दोस्तों मार्च 19 के अंदर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 226 करोड़ था और मार्च 20 के अंदर 255 करोड़ हो गया है। तो यहाँ अच्छी बात है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है। उसके अंदर कुछ अदर इनकम भी आ सकती है दोस्तों कहीं से, इसलिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों जून 18, सितंबर 18 और दिसंबर 18 और मार्च 19 का जो क्वार्टर था, ये 4 क्वार्टर थे कंपनी के अच्छे रहे थे, लगातार ग्रोथ इसके अंदर दिखाई दी थी। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं जून 19 की, जहाँ पे कंपनी की जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम हो गई। लेकिन अब देख पा रहे जून 19, सितंबर 19 और दिसंबर 19 के अंदर कंपनी की जो ग्रोथ है वो स्टेबल रहती है, लगभग बराबर ही रहती है, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है उसके अंदर। उसके बाद दोस्तों मार्च 20 के अंदर कंपनी की जो सेल्स है वो काफ़ी डाउन चली जाती है और नेट प्रॉफिट भी काफ़ी डाउन चला जाता है। अब बात करते हैं जून 20 की, जहाँ पे इसका सबसे खराब क्वार्टर रहा है। आपको पता है कि कोरोना के टाइम में लॉकडाउन था और कंपनी की सेल ज़्यादा हुई नहीं, लेकिन फिर भी कंपनी ने 277 करोड़ की सेल्स की है और वहाँ पे लेकिन कंपनी का नुकसान हुआ है दोस्तों। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो वहाँ पे 7 करोड़ का लॉस है।
अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट का तो दोस्तों वहाँ पे नेगेटिव में 27 करोड़ का लॉस है कंपनी का, तो यहाँ पे कंपनी का लॉस हुआ है। लेकिन अगर सितंबर 20 का क्वार्टर देखते हैं हम तो सेल्स 712 करोड़ जो कि काफी शानदार है। उसके बाद दोस्तों अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 143 करोड़ का, अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं दोस्तों 89 करोड़ का, जो कि अभी तक के अगर हम बात करते हैं सितंबर 19 के क्वार्टर को तो वहाँ पे 93 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने सितंबर के क्वार्टर में, तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। तो पहला रेशियो आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी का मार्च 16 के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी था 23.8 जो कि मार्च 20 के अंदर रह गया 14.89, लेकिन फिर भी काफ़ी शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि मार्च 16 के अंदर 17.86 था और मार्च 20 के अंदर 17.27 है, जो कि लगभग बराबर सा ही है अगर मार्च 16 और मार्च 20 की बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं मार्च 17 और मार्च 18 की तो वहाँ पे कंपनी का जो ROCE है वो काफ़ी ज़्यादा था, उसकी तुलना में यहाँ पे कमी आई है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं रिटर्न ऑन एसेट, जो कि मार्च 16 के अंदर 12.06 था और मार्च 20 के अंदर 10.47 हो गया है। अगर हम बात करते हैं मार्च 19 की तुलना में तो कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट वो इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों अगर कुल मिलाकर हम देखते हैं तो कंपनी के रिटर्न रेशियो है वो काफ़ी शानदार है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मार्जिन रेशियो की। जैसे कि आपको पता है कि मार्जिन रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो मार्च 16 के अंदर 16.37 था, जो कि मार्च 20 के अंदर 11.82 रह गया है। मतलब मार्जिन में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कमी आई है, क्योंकि आपको पता है कि इस कंपनी के कंपटीटर भी हैं तो वहाँ पे कंपनी को थोड़ा मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे कंपनी का मार्च 16 के अंदर नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.78 था, जो कि मार्च 20 के अंदर 9.02 हो गया है, जो थोड़ा कम हुआ है। लेकिन अगर हम देख पा रहे हैं मार्च 19 की तुलना में तो थोड़ा कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज किया है। लेकिन दोस्तों अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 15 एंड अबव होता है तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे अगर कुल मिलाकर हम देखते हैं तो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम है। यहाँ पे कंपनी की जो कंडीशन थोड़ी वीक है, इसको और इंप्रूव करने की जरूरत है। लगभग 15% तो नेट प्रॉफिट मार्जिन होना ही होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों लिवरेज रेशियो कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। जैसे कि आप देख पा रहे कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ही कम है। अगर मार्च 16 के अंदर देखते हैं तो कंपनी के ऊपर कर्जा जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो था वो 0.26 था। अगर मार्च 20 के अंदर देखते हैं तो 0.07, मतलब बहुत ही कम कर्जा है। इसीलिए आप देख पा रहे हो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी अच्छा कंपनी का है, क्योंकि कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेब्ट है नहीं, तो इसलिए इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके लिक्विडिटी रेशियो की कि कंपनी के अंदर लिक्विडिटी कैसी है। दोस्तों अगर किसी कंपनी की लिक्विडिटी जाननी है शॉर्ट टर्म के लिए तो उसका दो रेशियो बहुत जरूरी है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। जैसे कि आपको पता है कि कंपनी का जो करंट रेशियो मार्च 16 के अंदर 1.22 था, जो कि मार्च 20 के अंदर 2.3 हो गया है। और क्विक रेशियो दोस्तों मार्च 16 के अंदर 0.6 था, जो कि मार्च 20 के अंदर 1.31 हो गया है, जो कि काफ़ी शानदार है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ग्राफ के अंदर एकदम स्ट्रेट लाइन है, मतलब लगातार कंपनी अपने लिक्विड रेशियो को बढ़ा रही है, करंट रेशियो को बढ़ा रही है, क्विक रेशियो को भी इंक्रीज कर रही है। ये कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो 2 से नीचे रहता है और क्विक रेशियो 1 से नीचे रहता है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किलें साबित हो सकती है आने वाले समय में। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने अपने जो करंट रेशियो और क्विक रेशियो में काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जैसा कि आप देख पा रहे हो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है 47.58% की, जो कि अनचेंज्ड है। उसके बाद दोस्तों एफआईज की लगभग 137 एफआईज ने इसके अंदर 23.31% की होल्डिंग ले रखी है और लास्ट क्वार्टर के अंदर 1.45% की होल्डिंग बढ़ाई है। उसके बाद दोस्तों आते हैं म्यूचुअल फंड की। दोस्तों म्यूचुअल फंड की 24 स्कीम ने इसके अंदर पैसे लगा रखा है और 14.96% की होल्डिंग ले रखी है। उसके बाद दोस्तों आता है इंश्योरेंस कंपनी। दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी ने भी इसके अंदर पैसा लगा रखा है और लास्ट क्वार्टर में उन्होंने 1.32% की होल्डिंग बढ़ाई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद दोस्तों आता है NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिनके पास 1197% की होल्डिंग है, लगभग 12% की होल्डिंग है, जो कि लास्ट क्वार्टर के अंदर 1.1% की होल्डिंग कम हुई है। तो ये यहाँ पे सोचने वाली बात है कि NII जहाँ पे घटा रहे हैं वहाँ पे FI जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपना स्टेक बढ़ा रही है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये है दोस्तों, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर कौन है? गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, जिसके पास 4.19% की होल्डिंग है। दोस्तों अगर कोई पेंशन फंड किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो आपको बेसिकली पता है कि उसका मेन मकसद यही होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों अगर कोई पेंशन फंड किसी कंपनी के अंदर इतनी बड़ी होल्डिंग ले रखी है तो उसका मतलब साफ है कि कंपनी बहुत ही स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी बड़ी शानदार है। तो ये हम इस जो पेंशन फंड ने 4.19% की होल्डिंग ले रखी है, इससे हम आइडिया लगा सकते हैं
उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसका बिजनेस एनालिसिस। दोस्तों बिजनेस एनालिसिस में बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, आपको पता है कि कजारिया इंडिया की नंबर 1 टाइल्स कंपनी है। ये बेसिकली टाइल्स बनाती है और आपको ये भी पता होगा कि ये दुनिया की 8वीं लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है टाइल्स की वर्ल्ड के अंदर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आने वाले समय में सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी फोकस है, तो वहाँ पे आपको पता है रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं और काफ़ी सिविल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और लोग घरों, जैसे आप पता है रियल एस्टेट का भी काफ़ी सेक्टर काफ़ी ग्रो करने वाला है आने वाले समय में। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी को बड़ा फायदा होने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके चार्ट एनालिसिस कि चार्ट के ऊपर कंपनी की क्या सिचुएशन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने ये कंपनी का लाइफ टाइम चार्ट लगाया हुआ है। अगर हम बात करते हैं 1999 की, तो वहाँ पे कंपनी का जो प्राइस था वो 3 रुपये के आसपास थे। उससे दोस्तों 3 रुपये से लगभग कंपनी 50 रुपये पे पहुंच जाती है 2012 के अंदर। तो दोस्तों 2012 के बाद जो कंपनी बुल दिखाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 50 रुपये से कंपनी का शेयर चला जाता है 790, लगभग 800 रुपये के आसपास कंपनी का शेयर चला जाता है, हाईएस्ट टॉप बनाता है। उसके बाद दोस्तों कंपनी के अंदर गिरावट आती है और कंपनी अपना लो बनाती है लगभग 300 रुपये के आसपास। उसके बाद कंपनी के अंदर फिर से रिकवरी आती है शानदार। उसके बाद दोस्तों कंपनी के अंदर फिर से गिरावट आती है कोविड की वजह से। उसके बाद दोस्तों कंपनी के अंदर शानदार ग्रोथ रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 300 रुपये के अपने लो से लगभग ये 751 रुपये के आसपास आ गया है। तो दोस्तों ये कंपनी का ओवरऑल चार्ट है जो कि लाइफ टाइम चार्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं अगर लॉन्ग टर्म में की बात करते हैं हम। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके शॉर्ट टर्म की। जैसे कि आपको देख पा रहे हो मैंने ये कुछ EMA लगाई हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 5 दिन के, 25 डेज के, 50 डेज के, 100 डेज के, 200 डेज के। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी अपनी 5 डेज की EMA भी नहीं तोड़ रही है, उसके आसपास ही चल रही है। ये बहुत अच्छी बात है कंपनी में। लेकिन अगर दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसकी बाइंग लेवल, तो दोस्तों यहाँ के इस लेवल के आसपास कंपनी आनी चाहिए आने वाले समय में। जैसे कि आप RSI देख पा रहे हो, ये ओवरबॉट जोन में है, लगभग 71.55 के आसपास ये चल रही है, तो यहाँ पे ओवरबॉट जोन में। तो इस रेंज के अंदर लगभग 600 रुपये से 650 रुपये के रेंज के अंदर ये आना चाहिए ये स्टॉक आने वाले समय में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके प्राइस फोरकास्ट की। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी का जो करंट प्राइस है वो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं डिविडेंड रिटर्न की। तो दोस्तों कंपनी डिविडेंड तो देती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं देती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एंट्री पॉइंट की। दोस्तों टिकट दिखा रहा है कि इसकी जो एंट्री पॉइंट है वो अच्छा है, स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है। लेकिन जैसे कि आपने देखा कि जो स्टॉक का RSI है वो लगभग 71 है, तो मेरे हिसाब से तो ये अभी ओवरबॉट जोन के अंदर है, अभी इसको एंट्री पॉइंट सही नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कोई भी कंपनी के अंदर रेड फ्लैग, उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि लगभग 24 एनालिस्ट ने इसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन दी है, जिसमें से 71% कह रहे हैं इसको बाइंग करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसकी फोरकास्ट 2022 के अंदर, 2022 की इसकी फोरकास्ट देखते हैं दोस्तों, ये अपना हाई जा सकता है 799 के आसपास जा सकता है, यहाँ से लगभग 6.39% बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मीडियम रिटर्न की, तो दोस्तों यहाँ पे 17.5% की 17.57% की गिरावट आ सकती है और कंपनी 619 के आसपास जा सकती है। और दोस्तों अगर अब लो की बात करते हैं तो दोस्तों 14.52% की गिरावट आ सकती है कंपनी के अंदर और लगभग 416 रुपये के आसपास स्टॉक जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो टिकट टेप की जो प्राइस फोरकास्ट है ये काफ़ी शानदार है दोस्तों, लेकिन मेरे को लगता है कि जो इसका लो रिटर्न है लगभग 44.52% तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये मीडियम रिटर्न के पास लगभग 619 रुपये के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बाइंग और सेलिंग की, इसको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसको जरूर से जरूर बाई करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर भी अच्छा ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे इस कंपनी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो आपको 600 रुपये से 650 रुपये के बीच में इसको खरीद सकते हो, जहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाई करने की। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।